अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। हुकूमत ने जी खुदकश बम धमाका कर दिया है। फैसला हो गया है, जस्टिस याया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नाम की मंजूरी दे दी गई है। अब क्या होगा? क्या जस्टिस याया अफरीदी इस ओहदे को कबूल करेंगे? क्या अब कौम बाहर निकलेगी? जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब इस्तीफा देंगे? मामलात किस तरफ जाएंगे? एक बड़ा खेल, आईनी तरमीम से भी बड़ा खेल अब शुरू हो चुका है। आसान लफ्जों के अंदर अगर कहें तो हुकूमत ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी जरूर मार ली है। हुकूमत ने अपने लिए एक बड़ी मुश्किल जो है वो खड़ी कर दी है। आज पूरा दिन तमाशा चलता रहा। जस्टिस याया अफरीदी के हवाले से पिछले जब से ये आईन तरमीम वाला और पैनल वाला शोशा छोड़ा गया और बताया गया कि 5 नाम होंगे, जब 5 नाम का जिक्र हुआ तो सब ने कहा अमीनुद्दीन खान होंगे। जब 3 का जिक्र हुआ तो पूरी कौम को पहले से ही पता था कि फिर याया अफरीदी होंगे, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। जैसे मुनीब को तो ये कभी भी नहीं बनाएंगे, तो लिहाजा ये कुराए फाल याया अफरीदी के नाम पे निकलेगा। आज हुआ क्या? आज ये फैसला कैसे हुआ? किसने क्या कहा? बड़ी अंदर की खबरें आई हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। नंबर 1, सबसे पहले तो पीटीआई को पता था। पीटीआई ने बाइकआउट किया, हमने तनकीद की, और असल में पीटीआई को ये बिठा के साथ, या एक ये भी चाल हो सकती है, बेशक तनकीद भी हुई, अपने साथ बिठा के ये फैसला ये करवा लेते कि मुश्तरका तौर पे या पीटीआई भी सिस्टम का हिस्सा बन गई, या पीटीआई ने भी तरमीम को जो है वो कबूल कर लिया। अगरचे पीटीआई ने गलती जरूर की कि अगर आपने कमेटी के अंदर जाना नहीं था तो फिर आपने कमेटी के अंदर नाम ही क्यों दिए? आप जो है वो कमेटी का हिस्सा क्यों बने अगर आपने कमेटी का बाइकआउट ही क्यों करना था? तो बहरहाल पीटीआई ने शिरकत नहीं की। 4:30 बजे जो इजलास हुआ मुलतवी हो गया। उसके बाद स्पीकर की जानब से बैरिस्टर गौहर से मुलाकात की गई, उन्हें मनाने की कोशिश की गई। मौलाना फजल रहमान का टेलीफोन करवाया गया असद कैसर साहब को, और उन्होंने भी इनकार कर दिया। और फिर 9 मेंबरान यानी माइनस पीटीआई खसूसी जो कमेटी बनी है, पार्लिमानी कमेटी, उसका इजलास शुरू होता है। इतने में ARY पर राना सनाउल्लाह मौजूद होते हैं। मोहम्मद मालिक उनसे सवाल पूछते हैं कि राना साहब कौन बन रहा है? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कौन बन रहा है, लेकिन इन तीनों जजों में अगर देखा जाए ना तो जस्टिस याया अफरीदी जो है ना वो गैर जानबदार हैं। वो ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बने, या किसी खतबाजी का, लेटरबाजी का वो हिस्सा नहीं बने। तो लिहाजा इसलिए जस्टिस याया अफरीदी मुनासिब नाम है। उनके बड़े अच्छे फैसले हैं, बड़े न्यूट्रल जज हैं, गैर जानबदार हैं, तो वो ही मेरिट पर इस वक्त पूरे आते हैं। तो लिहाजा उसके बाद बड़ी सूरत वाजिया हो गई कि मामलात याया अफरीदी ही की तरफ जा रहे हैं। हालांकि इतलात यह भी थी कि मौलाना फजल रहमान को गारंटी दी थी पीपल्स पार्टी ने कि जस्टिस मंसूर अली शाह को ही बनाया जाएगा। अब इजलास चल रहा था, अंदर से खबर आई। खबर यह आई कि पीपल्स पार्टी वाले और मौलाना फजल रहमान के सेनेटर कामरान मुर्तजा, उन्होंने कहा कि देखिए पीटीआई ये जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाते हैं। नून लीग के पास क्योंकि 4 मेंबर है और एक MQM वाला, इन 5 ने मुखालफत की। इन्होंने कहा नहीं नहीं, याया अफरीदी को हमने बनाना है। मंसूर अली शाह आ गया तो फिर इलेक्शन का रदम हो जाएगा, फिर हमारी कहानी खत्म, हम खत्म शुद्ध। उसके बाद जरा ये बताते हैं कि बिलावल भुट्टो से राब्ता हुआ पीपल्स पार्टी का, और बिलावल से राय ली गई। बिलावल ने कहा कि मुतफिका तौर पे अक्सरियती फैसला करें, डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश ना करें, मिलजुल के जो है वो फैसला कर लें। आप जो मिलजुल के फैसला हुआ उसके अंदर 8 ने कहा, फिर 8 इस चीज पे एग्री हुए कि जस्टिस याया अफरीदी जो है वो चीफ जस्टिस होंगे, जबकि मौलाना फजल रहमान के सेनेटर ने स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, जस्टिस मंसूर अली शाह क्योंकि सीनियर है, और फिर जाहिर है जो बैरिस्टर जो आपके सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब है वो सुप्रीम कोर्ट बार के सदस्य भी रहे हैं, सीनियर वकील भी हैं, तो उनको अंदाजा है कि मामला किस तरफ जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने याया अफरीदी के नाम की हमायत नहीं की। तो लिहाजा आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि मुतफिका तौर पर याया अफरीदी जो है वो चीफ जस्टिस बन गए हैं।
अब सवाल इस वक्त ये उठ रहा है कि याह्या अफरीदी क्या ये ओहदा कबूल करेंगे, और अगर करेंगे तो क्या पहले से सेटलमेंट मौजूद थी? जो ताकतवर इतने कॉन्फिडेंट थे कि जो है वो याह्या अफरीदी ही होंगे, जबकि कुछ जराए से खबरें चंद दिन पहले यह भी आई थी याह्या अफरीदी स्टेप डाउन कर जाएंगे। अगर वो स्टेप डाउन कर गए तो फिर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब में से ही किसी एक को चीफ जस्टिस लगाना पड़ेगा। बहरहाल अगर जस्टिस याह्या अफरीदी स्टेप डाउन नहीं करते, वो ये ओहदा कबूल कर लेते हैं और आईनी सरबराह जो बना दिया बेंच का, चाहे वो याह्या अफरीदी को बनाया जाए या अमीनुद्दीन को बनाया जाए, तो फिर ये हुकूमत का अपने ऊपर यह खुदकश हमला होगा। आज अली अमीन गंडापुर की जानब से यह ऐलान किया गया था कि सीनियर मोस्ट को अगर ना बनाया तो कोने कोने से लोग निकलेंगे, फिर एहतजाज खत्म नहीं होगा, यह हुकूमत भी जाएगी और यह आनी तरमीम भी उड़ेगी। तो लिहाजा इसके अलावा अब कोई चारा नहीं है। वकला पहले से ही तैयार है, वो छोड़ दे सीनियर मोस्ट या अफरीदी, वो तो इस तरमीम को ही नहीं मान रहे। तो लिहाजा अब हुकूमत ने जानबूझ के मिस कैलकुलेशन कर दी है और अपने साथ, जिसे कहते हैं ना कि अगर हुकूमत ने को 4-5 महीने 6 महीने साल 2 साल निकालने थे, तो अब एक ऐसा सिलसिला शुरू होगा जो हुकूमत को ले डूबेगा। और मेरे ख्याल से याह्या अफरीदी साहब को यह बात जरूर सोचनी चाहिए, क्या वो एक मुतनाजा चीफ जस्टिस होंगे? क्या वो एक मुतनाजा पार्लियामेंट की हुई रात के 4:30 बजे मुतनाजा तरमीम के नतीजे में एक मुतनाजा कमेटी, उस कमेटी का मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात ने बाइकट किया, उसके लगाए हुए चीफ जस्टिस बनेंगे? और सबसे अहम, क्या वो 3 साल की नौकरी के लिए अपना जो आगे उन्होंने 4 साल मजीद, यानी उन्हें 2 साल, उनकी अभी जो है वो नौकरी 8 साल पड़ी हुई है, तो क्या वो अपने पिछले साल जाया करेंगे या क्या करेंगे? तो बहरहाल बेशुमार इस वक्त सवालात हैं जो उठ रहे हैं। एक जुल्म सितम की इंतहा शुरू हो चुकी है। आज ही कासम रोंजू साहब, जिनका ताल्लुक बीएनपी से है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बताया कि मुझे जोर आवर लोग ले गए थे, डायलिसिस भी हुए, मुझे मलेरिया भी हुआ, कहां पर रखा गया, सारी उन्होंने दास्तान सुनाई। अब जैसे उन्होंने दास्तान सुनाई और पूरी कौम के सामने खेल सामने आया, तो फौरी तौर पे उनके बेटे का पैगाम आ गया। उस पैगाम के तो बड़े सहमे हुए थे, डरे हुए थे। उन्होंने कहा कि मेरे अब्बा जी से बीएनपी वालों ने जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस की करवाई है, मेरे अब्बा जी ने तो इस्तीफा दे दिया है, तो लिहाजा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते थे। उनके मुंह में ये अल्फाज ठूंसे गए हैं। फिर ये खबर आई कि रोंजू साहब से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक और करवाई जा रही है। बाद में रोंजू साहब का वीडियो पैगाम आ गया, उन्होंने कहा मुझसे तो जबरदस्ती अख्तर मैंगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है, वो सारे मुझे घेर लिया था अख्तर मैंगल ने, बीएनपी के कारकुनों ने, तो मैं क्या करता? मेरी जो है ये दूसरी जो अभी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, ये ठीक है, मैं घर पर ही मौजूद था, मुझ पर कोई भी जबरदस्ती नहीं थी। तो ये इस मुल्क के अंदर तमाशा है। आप जरा खुद सोचिए, इस मुल्क के अंदर जबरदस्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करवाते हैं? कौन इस बात पर यकीन करेगा? दूसरे नंबर पे आज मियां नवाज शरीफ साहब का भी शेड्यूल आ गया है, उन्हें भी रिहाई मिल गई है क्योंकि उन्हें मुल्क से बाहर जाने की इजाजत ही नहीं थी। तो लिहाजा अब 25 अक्टूबर को वो दुबई जाएंगे और दुबई से फिर वो लंदन चले जाएंगे। तो लिहाजा मियां साहब को पता है कि मामलात अब किस तरफ जा रहे हैं और उनको भी ये तक फौरी ये तरमीम हो ताकि उन्हें मुल्क से निकलने की इजाजत मिल सके। तो ये इस वक्त के मामलात हैं। आज काजी फायज ईसा ने जितना बड़ा छुरा घोंपा, यानी जिस तरह से वो जस्टिस मंसूर के आते थे ना वजाहत 8 जजों की, आज काजी ने ऐन उस वक्त कि जब कमेटी का इजलास होने वाला था वो नोट जारी कर दिया जिसके अंदर कहा कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये काजी ने कहा आर्टिकल 6 लगना चाहिए जस्टिस मंसूर अली शाह एंड कंपनी पर इन्होंने आइन को रीराइट किया है। और साथ ही काजी ने वो जिसे कहते हैं ना जुर्म कबूल करना, जुर्म भी कबूल, और बताया कि मुझे तो 5 महीने पहले पता था आईनी तरमीम हो रही है और उस वक्त मैंने इनको बताया था कि आईनी तरमीम हो रही है, 5 चीफ जस्टिस आइंदा आने वाले इससे मुस्तफीद होंगे, तो लिहाजा इन 5 को मखसूस सीटों के केस में हिस्सा नहीं बनना चाहिए। यानी काजी साहब को पहले से पता था कि ये वारदातें डलनी हैं। और फिर अगर अगर जो ये इल्जाम लगता है कि उन्होंने फैसला दिया मखसूस सीटों वाला पीटीआई के हक में इसलिए कि काजी साहब को एक्सटेंशन मिलेगी, तो काजी साहब ने पंजाब के अंदर जो 3 सीटें पीटीआई से वापस छीनी, पंजाब के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर पाबंदी लगाई और 63A का फैसला दिया। तो लिहाजा काजी साहब को सब पता था क्या होने जा रहा है और काजी साहब ने इस पर भरपूर सहूलतकारी की है। बहरहाल तमाम खबरें छोटी रह जाती हैं, तमाम खबरें पीछे रह जाती हैं। सबसे बड़ी खबर यही है
कि वो जिस कह रहे थे कि सांप के हमने दांत कुचल दिए हैं, सांप का आज हमने सर कुचल दिया है, तो अब ये सांप और ये जो जैसे अतरल्ला ने कहा था कि हम काले भूंड हैं और फिर काले कोट वाले, और फिर खासतौर पर सिविल सोसाइटी, और खासतौर पर देखना होगा कि गंडापुर अपनी बात पे स्टैंड करता है या नहीं करता। बहरहाल मैं इस वक्त एक बड़ी तहरीक और पाकिस्तान को एक नए क्राइसिस के अंदर जाता हुआ देख रहा हूं। इसको हुकूमत का खुदकश हमला कहा जा सकता है। तो बहरहाल अब पीटीआई की जानब से कौम को तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया है और वकला की जानब से भी अपने वकला कम्युनिटी को तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया है। दमादम मस्त के अंदर शुरू हो गया है और अब देखते हैं आगे क्या होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।